हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अमर जेआरएफ क्लासेस। आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 1 से आगे। जो आपका यूट्यूब पर जो वीडियो नंबर 1 था, इसमें आपको पब्लिक एडमिशन का डेफिनेशन बताए थे, सेंस बताए थे। उसके अलावा उसका मतलब डेफिनेशन हो गया, सेंस हो गया, और उसके बाद आपका एक और चीज़ था, उसमें नेचर था। ठीक, तो आज हम उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक एडमिशन के स्कोप के बारे में। ठीक है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या स्कोप होते हैं, क्या क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारे किताब पढ़िएगा तो बहुत सारा आपको स्कोप मिलेगा। जैसे BL फाड़िया पढ़िएगा तो कुछ और मिलेगा, अर्बन पढ़िएगा तो कुछ और मिलेगा, मोहित भट्टाचार्य का न्यू वर्जन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िएगा तो कुछ और मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट आपका बुक में डिफरेंट डिफरेंट स्कोप दिया हुआ है। लेकिन हमें बात करना ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। तो ऑथेंटिक सोर्स और आपका जो एग्जाम में यूसी नेट में आता है, उसके हिसाब से स्कोप आपके दो होते हैं। ठीक है, पहला स्कोप होता है पोस्ट कोर स्कोप, पोस्ट कोर। ठीक है, और दूसरा होता है सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर स्कोप। ठीक है, तो देखिए, पहला चीज हम लोग बात करेंगे पोस्ट कोर के बारे में। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, पोस्ट कोर गिनती में कितना ये लेटर है, 1 2 3 4, और ये सीओ जो है ना 1 है। ठीक, ये 5 ये 6 1 7। मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि पोस्ट कोर जो है 7 लेटर से 7 लेटर से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा लेटर हो गया? पी हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, डी हो गया, सीओ हो गया, आर हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो देखिए ये इसका सबका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, पी होता है पी फॉर प्लानिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं योजना बनाना। और उसके बाद ए ओ होता है ऑर्गेनाइजिंग, माने संगठन चलाना या फिर संगठन बनाना। ठीक, एस होता है स्टाफिंग, स्टाफ को नियंत्रित करना या फिर स्टाफ को आदेश देना। डी होता है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देश देना। ठीक, उसके अलावा जो आपका है सीओ, सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग, मतलब तालमेल करके चलना, समन्वय करके चलना। ठीक है, आर होता है रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्ट देना या रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, उसके अलावा है आपका बी है बजटिंग, बजट बजट तैयार करना। बजट बेसिकली होता क्या है, तो एक वर्ष के लिए जो भी हमारा आय और व्यय होता है, उस आय और व्यय का लेखा जोखा या फिर जो भी रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी को बजट कहा जाता है। ठीक है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आपसे कोई स्कोप पूछे तो पहला बता सकते हैं कि पोस्ट कॉर्प होता है। पोस्ट कॉर्प कितने लेटर से मिलकर बना है? तो 7 लेटर से मिलकर बना है। कितने से बना है? तो ये 7 लेटर से मिलकर के बना है। ठीक है, 7 ये लेटर से मिलकर के ये बना है। ठीक, और 7 लेटर का आपको मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोस्ट कॉर्प किसने दिया था। तो देखिए, पोस्ट कॉर्प वाज गिवन बाय लूथर गुलिक। अभी आप एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर जो यूनिट 2 पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे थिंकर को पढ़ना है। तो उस थिंकर में से एक थिंकर है आपका लूथर गुलिक। ठीक है, तो ये लूथर गुलिक ने आपका क्या दिया था? पोस्ट कॉर्प व्यू दिया था। ठीक है, माने कहा जाए कि लोक प्रशासन के क्या स्कोप होते हैं, क्या क्षेत्र होते हैं, क्या काम करना पड़ता है, तो ये सभी लोक प्रशासन में काम होते हैं, ये सभी लोक प्रशासन के क्षेत्र में चीजें आते हैं। ठीक है, इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अभी इसके अलावा हम बात करें आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, लूथर गुलिक जो थे ये जापान के थे। कहाँ के थे? ये जापान के थे। ठीक है, और ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो ये चेयरमैन थे किसके? देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी सर्वोच्च जो वर्ल्ड में संस्था है, उसको बोलते हैं अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्वोच्च संस्था है, वो है अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन, अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन। ठीक है, तो अप्सा नहीं, ये सॉरी, ये मिस्टेक हो रहा है। देखिए, ये जो है अस्पा है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो लूथर गुलिक एकमात्र आपका ऐसे थिंकर है जो आपके ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन,
अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इस और ये पोस्टकॉर व्यू तो आपका हो गया। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर व्यू, यानी सब्जेक्ट विषय वस्तु दृष्टिकोण के बारे में, फिर विषय वस्तु क्षेत्र के बारे में, फिर विषय वस्तु स्कोप के बारे में। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट मैटर, देखिए इसमें सब्जेक्ट मैटर में वो सभी तमाम चीजें आ जाएंगी जो पोस्टकॉर में नहीं आती। जैसे पोस्टकॉर में आपने कहीं नहीं देखा कि रोटी कपड़ा मकान की बात किया गया, शिक्षा स्वास्थ्य की बात किया गया, सामाजिक सुरक्षा की बात किया गया है। अभी वर्तमान में देखिएगा तो महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ते जा रहा है, हिंसा से ऐसे क्राइम बढ़ते जा रहा है। जैसे अभी आप उठा के देख लीजिए कोलकाता का आरजे कर वाला जो मामला है, बहुत अभी हाईलाइट है, क्योंकि उसमें बहुत दरिंदों ने बहुत मैंने मानवता को शर्मसार कर दिया। उसके अलावा महाराष्ट्र का रत्नागिरी को देख लीजिए, वहाँ भी यही स्थिति है। उससे महाराष्ट्र का बदलापुर देख लीजिए, राजस्थान का नर्सिंग होम वाला सिचुएशन देख लीजिए। तो ये सब जो भी तमाम चीजें हैं जो पोस्टकॉर में कवर नहीं है, वो आपका कवर किसमें होगा, वो आपका कवर होगा सब्जेक्ट मैटर व्यू में। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या है कि वो सभी तमाम चीजें आ जाएंगी जो पोस्टकॉर में नहीं आती हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए इसी तरीके से एक हमारे थिंकर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, उसका नाम है लेविस मेरियम। ठीक है, लेविस मेरियम ने क्या कहा है कि पोस्टकॉर व्यू माने पोस्टकॉर और आपका ये जो है सब्जेक्ट मैटर, ये इस दोनों को क्या कहा है, एक कैंची जिस तरीके से होता है, एक कैंची को अगर यहाँ पर बनाया जाए तो आपका कुछ इस तरीके से कैंची बनेगा। ठीक है, तो लेविस मेरियम ने क्या कहा है इसको डिफाइन करते हुए कि एक कैंची की जिस तरीके से दो धार होते हैं, उसी तरीके से दो धार, पहला धार आपका पोस्टकॉर हो गया, दूसरा धार आपका सब्जेक्ट मैटर हो गया। अगर एक कैंची को बेहतर तरीके से काटना है किसी वस्तु या फिर किसी भी चीज को, तो उसको दोनों धार पजा हुआ होना चाहिए, दोनों धार में धार होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से लोक प्रशासन को सफल होना है तो दोनों को आपको लेकर के चलना होगा, पोस्टकॉर स्कोप को और सब्जेक्ट मैटर स्कोप को। पोस्टकॉर स्कोप में आपका टोटली वही 7 एक्टिविटी है, और 7 एक्टिविटी का जितनी भी तमाम एक्टिविटी हो गई वो किसमें कवर होगा, सब्जेक्ट मैटर में कवर होगा। तो इसी तरीके से ये लेविस मेरियम का जो उस समय 20वीं सदी में जो दिया गया स्टेटमेंट है वो आज के दशक में प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक कैंची के दो धार होते हैं और एक कैंची को बेहतर संचालन करने के लिए दोनों धार का सही होना जरूरी है, उसी तरीके से लोक प्रशासन के दो आपके क्या है स्कोप है, पोस्टकॉर और सब्जेक्ट मैटर। और लोक प्रशासन को सही तरीके से संचालित करने के लिए दोनों स्कोप को साथ लेकर के चलना होगा। समझ रहे हैं? ये चीज आपका हो गया सब्जेक्ट मैटर, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये तो अभी तक देखा जाए तो अभी देखिए इसका हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन का क्या महत्व है। ठीक है, एग्जाम में आप नेट जायरत में तो खैर ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन कहीं भी पीएससी यूपीएससी की तरफ देखिएगा फिर पीसीएस की तरफ तो सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन आपका आता है, सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस को बोलते हैं महत्व। देखिए लोक प्रशासन का महत्व दिनों पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है, गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का लोक प्रशासन वाले ही करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो भी अथॉरिटी होती है वो लोक प्रशासन वाले ही होते हैं। और वही जब एक व्यक्ति मरता है, कब्र में जब जाता है तो उसको डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का लोक प्रशासन ही करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कब्र से कब्र तक की चीजों को देखने का काम लोक प्रशासन ही करती है। ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए लोक प्रशासन का महत्व दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और लोक प्रशासन का जो महत्व बढ़ता जा रहा है इसको देखिए एक और चीजें समझते हैं कि पहले जब आप देखिएगा जो भी स्टेट हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, तो क्या हुआ करते थे, पुलिस स्टेट हुआ करते थे। माने राजा का काम सिर्फ प्रजा का सुरक्षा करना था। राजा को ये मतलब नहीं था कि प्रजा का रोटी कहाँ से मिलेगा, कपड़ा कहाँ से मिलेगा, मकान कहाँ से मिलेगा, शिक्षा कैसे मिलेगा, स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, उनकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए और बेहतर क्या किया सकता है, वेलफेयर उनका कैसे और अधिक किया जा सकता है। ये पहले के टाइम में राजा का कोई मतलब नहीं होता था। राजा का सिर्फ मतलब होता था राज्य का सुरक्षा करना, जो भी राज्य का जो भी टेरिटरी है, जो भी मैंने उसका निश्चित एरिया विभाग है उसे सुरक्षा करना होता था कि जो भी बाहरी आक्रांता या फिर बाहर से एक्सटर्नल जो अटैक होता था उसे उसके रक्षा करने से मतलब होता था।
ठीक है। लेकिन आज के स्टेट देखिएगा कि पुलिस स्टेट से हट करके वेलफेयर स्टेट हो गई है। मतलब आज के जो भी आपका स्टेट है, जैसे हम लोग इंडिया के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, तो यहाँ के जो भी शासक है, जो भी सत्ता में लोग हैं, उनका सिर्फ यही मकसद नहीं है कि बाहरी आक्रामकता से ही हमको आपको बचाना है। आज के दौर में देखा जाए तो आपके तमाम जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, तमाम चीजों पर बात किया जाता है। जैसे सामाजिक आपकी विकास की बात हो, राजनीतिक विकास की बात हो, आर्थिक विकास की बात हो, इसके आध्यात्मिक विकास की बात हो, सांस्कृतिक विकास की बात हो, जो भी तमाम विकास की बात होती है, तमाम विकास की बात आज की जाती है। ठीक है। तो आज की जो सरकार है वेलफेयर ओरिएंटेड सरकार है, कल्याणकारी सरकार है। सरकार घाटे में रहते हुए जो भी मूल्य है, जो भी चीजों का मूल्य, उसको नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है। तो ये भी आपको देखिएगा कि ये लगातार लोक प्रशासन के महत्व का ही देन है कि अगर सरकार बेहतर तरीके से संचालित हो रही है तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि लोक प्रशासन सही ढंग से काम कर रहा है। क्योंकि आपके लोक प्रशासन में चिंतक है डब्ल्यू बी डॉनहम, उनका कहना है कि यदि हमारी सभ्यता का पतन होता है तो इसका मुख्य वजह लोक प्रशासन का पतन होगा। मतलब कि लोक प्रशासन का पतन होने से तमाम जो है गतिविधियां ठप पड़ जाएंगी। समझिए। तो अगर आज स्टेट, अगर पुलिस स्टेट से अगर वेलफेयर स्टेट है तो ये किसका देना है? लोक प्रशासन का देना है। और ये लोक प्रशासन का महत्व को ही बता रहा है। और कब से कब तक की तमाम गतिविधियों की हम बात कर रहे हैं, क्या बता रहा है? ये आपको लोक प्रशासन का महत्व बता रहा है। ठीक है। और एक बार यूजीसी नेट में आपका क्वेश्चन आ गया था कि वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य का अवधारणा कहां से लिया गया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वेलफेयर स्टेट का जो आपका ये जो लिया गया है, ये लिया गया रशियन रेवोल्यूशन से। कहां से लिया गया है? तो रशियन रेवोल्यूशन से, मतलब रशियन क्रांति से लिया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं अभी तक जो हमने अभी देखा, अभी हमने स्कोप देखा, पोस्टस्कोप देखा, सब्जेक्ट मैटर देखा। ठीक है। अभी सिग्निफिकेंस हमने देखा कि सिग्निफिकेंस महत्व क्या है, तो कब से कब तक के तमाम गतिविधियों की बात की जा रही है। आज के स्टेट पुलिस स्टेट से हट करके वेलफेयर स्टेट हो गया है। ठीक है। देखिए एक बार टोटली जो भी चीजें आपको पढ़ाए हैं उससे एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे? इसका हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखे थे, उसके बाद हम लोग इसके सेंस देखे थे, उसके बाद इसका हम लोग नेचर देखे थे। ठीक है। इसके अलावा अभी हम लोग जो देखे स्कोप देखे, उसके अलावा हमने क्या देखा था? सिग्निफिकेंस देखा। ठीक है। तो देखिए अभी 5 मिनट आपको बोल के समझाएंगे, 5 मिनट को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जिनका वीडियो छूट गया होगा वो वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ से जो आपको बता देंगे, बोलेंगे अभी जो लेक्चर देंगे उससे आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक। तो देखिए हम लोग बात किए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिफिनेशन के बारे में, लोक प्रशासन का परिभाषा क्या हो सकता है। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक ऐसा सरकारी प्रशासन है जो सार्वजनिक लाभ के लिए सार्वजनिक नीतियों के निर्माण को लागू या क्रियान्वित करता है। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि सेंस इसका क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो अर्थ देखिए इसके दो निकलते हैं, ब्रॉडर जो व्यापक अर्थ होता है, और दूसरा होता है नैरो संकीर्ण अर्थ। तो ब्रॉडर यानी व्यापक अर्थ के अनुसार इसमें सरकार की तीनों गतिविधियां मतलब लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका आती है। विधायिका का क्या काम है? लेजिस्लेटिव का कानून यानी फिर नीतियों को बनाना, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का क्या काम है? नीतियों को लागू करना, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका का क्या काम है? कि जो भी नीतियां बनी है या फिर जो भी नीतियां लागू हुई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या फिर नहीं, उसकी देखरेख करना। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है तो ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो जुडिशरी उसको क्या कर देगी? नल एंड वॉइड यानी उसको खत्म कर देगी। ठीक है। ये आपका ब्रॉडर सेंस हुआ। नैरो सेंस के हिसाब से क्या हुआ? नैरो सेंस और संकीर्ण अर्थ के अनुसार इसमें सरकार की सिर्फ कार्यपालिका सहायक गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है। तो कार्यपालिका में गतिविधियां में क्या क्या होगा? तो देखिए कार्यपालिका गतिविधियां क्या होती हैं, इसमें जो भी नीति या फिर जो आपका पॉलिसी जो बनाया जाता है उसे उसमें लागू किया जाता है। ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार के होते हैं? एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका जो नीतियों को लागू करती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला जो होता है टेम्पररी होता है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। ठीक। और दूसरा जो होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक। तो देखिए टेम्पररी जो होता है ये पॉलिटिकल वाले होते हैं। ठीक। राजनीति वाले होते हैं, इसमें पॉलिटिकल पर्सन आ जाते हैं, जैसे आपके नेता मंत्री हो गए। ये क्यों? क्योंकि ये 5 ईयर के लिए इलेक्टेड होते हैं। मतलब आप लोकल लेवल से देखिए यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद देखिए, यहाँ भी 5 साल के इलेक्शन होता है।
नगर निगम का भी देखिएगा तो जैसे नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, यहाँ भी 5 साल के लिए होता है। अगर स्टेट लेवल का देखा जाए तो आपका क्या होता है, विधानसभा का इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है 5 साल के लिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है विधान परिषद का तो 6 साल के लिए होता है। सेंट्रल लेवल पर देखा जाए तो आपका लोकसभा का इलेक्शन है तो 5 साल के लिए, और राज्यसभा का तो 6 साल के लिए। ठीक है, तो ये जो भी होता है टेम्पररी जो भी होता है ये 5 साल या फिर कह सकते हैं 6 साल के लिए होते हैं। ठीक है, एक फिक्स पीरियड है। और इसमें क्या होता है, परमानेंट में सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए टेम्पररी वाले जो क्या होते हैं, टेम्पररी वाले क्या करते हैं ना, ये आपका जो भी कानून या फिर जो भी नीतियां हैं उसको क्या करते हैं, उसको पास करा देते हैं, अपने लेजिस्लेटिव के माध्यम से पास करा देते हैं, और उसको जमीन पर लागू करने का पॉलिसी को कौन करते हैं, ये आपके परमानेंट जो लोग होते हैं, जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो लागू करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये किसमें आ गए, ये आपके नैरो सेंस यानी संकीर्ण अर्थ में आपके आ गए। इसमें कार्यपालिका सहायक गतिविधियां शामिल होती है। तो कार्यपालिका हम बोल सकते हैं कि 2 तरह के कार्यपालिका होते हैं, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, अस्थायी कार्यपालिका, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी अस्थायी कार्यपालिका। तो टेम्पररी में आपके कौन है, पॉलिटिकल पर्सन 5 या 6 ईयर के लिए, और परमानेंट में सिविल सर्वेंट्स हो गए होल लाइफ के लिए। ठीक है, या फिर 60 ईयर के सर्विस के लिए कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये आपका क्लियर हो गया, डिफिनीशन यहाँ से क्लियर हो गया, सेंस क्लियर हो गया कि नेचर हम बताए थे कि आई एम नेचर या फिर एम आई नेचर, हम याद आपको करवाए थे नेचर के बारे में कि एम आई नेचर या फिर आई एम नेचर। देखिए आई से का मतलब क्या था, आई से मतलब था इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब क्या, एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत में क्या होता है, इसमें टॉप से लेकर के बॉटम तक सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है, टॉप से बॉटम आपको एग्जांपल दिए थे कि एक अगर एक डिस्ट्रिक्ट लिया जाए, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का, इसमें एक क्लर्क से लेकर के डीएम तक का व्यक्ति आ जाएगा, ये इंटीग्रल हुआ। उसी तरीके से दूसरा था मैनेजरियल। मैनेजरियल क्या था, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, इसमें सिर्फ टॉप क्लास के लोग शामिल होंगे। जैसे आपका कौन हो गया, जैसे मान लीजिए भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ले ले तो भोजपुर टॉप क्लास के लोग कौन हो गए, जैसे मान लीजिए भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो गए, एसपी हो गए, डीडीसी हो गए। तो इसमें जो भी लोग आएंगे वो टॉप लेवल के लोग आएंगे, इसमें बॉटम वाले नीचे वाले लोग नहीं आएंगे। ये आपका नेचर था। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अभी आपका स्कोप बता ही दिए कि पोस्टकॉर में आपका सिर्फ पोस्टकॉर का एक्टिविटी शामिल होता है। इसको गुलिक ने दिया था, लूथर गुलिक ने दिया था। ये कहाँ का था, जापान का था, और अप्सा और अस्पा दोनों का ये चेयरमैन रह चुका था। ठीक है, उसके अलावा इसको हम बात की इसको सब्जेक्ट मैटर का, तो सब्जेक्ट मैटर में तमाम सभी गतिविधियां आ जाएंगी जो पोस्टकॉर में नहीं आती है। ठीक है, और लेविस विलियम ने क्या कहा था कि ये दोनों ऐसा चीज है, कैंची की 2 धार की तरह है, जिसमें एक कैंची को बेहतर संचालन करने के लिए दोनों धार का सही होना जरूरी है। उसी तरीके से लोक प्रशासन बेहतर संचालन के लिए दोनों जो चीजें हैं, पोस्टकॉर और सब्जेक्ट मैटर, उनका सही होना जरूरी है। ठीक है, सिग्निफिकेंस आपको बताया कि कब से कब तक की गतिविधियां शामिल है। पुलिस राज अब जो है क्रांतिकारी राज्य की संख्या बन चुकी है। ठीक है, तो अगले वीडियो जो आपका होगा, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आपको जो इसके आगे का टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी उत्पत्ति कैसे हुआ। तो इसको देखिए 5 फेज में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 5 फेज में हम लोग पढ़ेंगे इसको इवोल्यूशन को। ठीक है, तो इसमें आप पढ़िएगा कि 1887 से लेकर के 1926 तक पहला फेज चला, उसके 1927 से 1937 तक दूसरा फेज चला, उसके बाद 1938 से 1947 तक तीसरा फेज चला, उसके बाद 1948 से 1970 तक चौथा फेज चला, और 1970 से 1990 तक 5वां फेज चला। ठीक है, और 1991 के बाद से हम लोग पढ़ेंगे आपको एनपीएम के बारे में, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो एलपीजी के संदर्भ में, क्योंकि एलपीजी आपका जो आया था लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 में ही आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका चर्चा करेंगे। ठीक है।